पीएम मोदी आज सूरत वासियों को देंगे दो बड़ी सौगातें। दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस का करेंगे शुभारंभ। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी होगा लोकार्पण। राजस्थान एमपी के सीएम का दिल्ली दौरा। मंत्रिमंडल गठन को लेकर शीर्ष नेताओं से कर सकते हैं चर्चा। हर जिले में खुलेंगे प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज। मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला। खुले में मांस अंडे की दुकानों पर होगी सख्ती। पंजाब के भटिंडा में आज आपकी रैली। अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान रहेंगे मौजूद। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 18 दिसंबर से कांग्रेस की क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत। नाम रखा गया डोनेट फॉर देश। हर कांग्रेस पदाधिकारी को देने होंगे 1380 रुपए। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। गुलमर्ग में 2.8 डिग्री तापमान। एमपी राजस्थान में क्रिसमस से पहले बारिश के आसार। यूपी में 1 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। वाराणसी से अहम खबर आपको बता दें, आज 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद पीएम का पहला काशी दौरा है। आज काशी में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और साथ ही नमो घाट भी जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट पर मां गंगा को नमन करेंगे। साथ ही काशी तमिल संगमम 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो फिलहाल ये बेहद अहम दौरे के दूसरे दिन विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो पीएम सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम उमराह स्थित स्वरवेद मंदिर जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। फिलहाल ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। काशी में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियां चरम पर और ये दौरा बेहद अहम, क्योंकि विधानसभा चुनाव की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहली बार दौरा है और इस लिहाज से भी बेहद अहम। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तैयारियां चरम पर और यहां पर रोड शो का भी आयोजन होगा और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो काशी वासियों को कई विकास योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। उमराह स्थित स्वरवेद मंदिर भी जाएंगे, यहां पर दर्शन करेंगे। विक्की डे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्की डे, आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा फिलहाल बेहद अहम। 3 राज्यों की जीत के बाद ये पहली बार पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ उत्साह? बिल्कुल सोनी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी में 2 दिवसीय दौरा है और जो 3 राज्यों में जीत के बाद, बीजेपी जीत के बाद जो है काशी में उनका ये पहला आगमन होने जा रहा है। काशी वासी समेत जो है बीजेपी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी जो है बहुत उत्सुक है। अब इंतजार है तो केवल और केवल अपने प्रधानमंत्री और काशी के सांसद का आने की। तो दोपहर 3 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन बाबतपुर एयरपोर्ट पे होगा विशेष विमान से, और एयरपोर्ट से वो सीधे जो है कटिंग मेमोरियल स्कूल के मैदान में जाएंगे, जहां पे वो विकास संकल्प यात्रा जो है उस पे अवलोकन करेंगे और उसके बाद जो है सीधे वहां से शाम को 5 बजे जो है नमो घाट जाएंगे और काशी तमिल संगमम फेज 2 का वहां से शुभारंभ करेंगे। काशी तमिल संगमम का जो उद्देश्य है आपको बता दें, दरअसल ये जो है दक्षिण और उत्तर भारत के दोनों लोगों को जो संबंध है
को और मजबूत करना है। और जो बात करें सुरक्षा की, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की दृष्टिगत जो अभी संसद भवन में चूक हुई थी, जिसको लेकर वाराणसी में समेत जो है पूरे पूर्वांचल में पूरी प्रशासन जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आतंकवाद से संबंधित जो भी गतिविधियां है एसपीजी जो पूरे अपने कमांड में ले रखा है। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेके जहां जहां पीएम का कार्यक्रम है वहां पूरे सीसीटीवी से लैस रहेंगी। बाहर से आए हुए जो फोर्सेस है 3 कंपनियां, 10 कंपनियां जो है पीएससी की रहेंगी, 4 कंपनियां सीआरपीएफ की है, बॉम्ब स्क्वाड है, आतंकवाद से संबंधित जो स्क्वाड है, सभी जो है अपने चप्पे चप्पे पे सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल विक्की, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर काशी को पहले से ही तैयार किया जा रहा था और तैयारियां काफी लंबे अरसे से चल रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तैयारियों का जायजा लिया, निरीक्षण किया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। साथ ही कई कार्यक्रम इस बीच निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से कार्यक्रम? और क्योंकि ये 2 दिवसीय दौरा कई परियोजनाओं के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरा है और इस 2 दिवसीय के दौरे के दौरान जो कई कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। सबसे पहले कटिंग मेमोरियल स्कूल जाएंगे, वहां पे संकल्प यात्रा का जो प्रदर्शनी है उसको देखेंगे। उसके बाद नमो घाट पे जाएंगे, काशी तमिल संगमम का जो शुभारंभ करेंगे। उसके बाद जो वंदे भारत ट्रेन की भी शुभारंभ यहाँ से हरी झंडी दिखाकर यहाँ से शुभारंभ करेंगे, जो बनारस से चल वाया प्रयागराज कानपुर होते हुए जो वापस बनारस के लिए आएगी। तो ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो है आज काशी वासियों को मिलने जा रही है। और उसी के साथ जो आपको बता दें कि ये जो 37 परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, लगभग 19,000 करोड़ की ये सौगात देंगे पूरे काशी समेत पूर्वांचल को। तो आज कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही उत्सुक है इसको लेकर, प्रधानमंत्री के आने को लेकर। और जो कल 18 तारीख जो आपको बता दें, कल जो है उमराह स्थित जो सर्ववेद महामंदिर है, ये यहाँ हालांकि आपको बता दें यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, किसी दर्शन पूजन की कोई वो नहीं है। ये एक मेडिटेशन सेंटर है जहाँ पे एक साथ कई लाख लोग एक साथ बैठकर जो इसकी व्यवस्था की गई है। 25,000 कुंडी यहाँ पे बनाए गए हैं। तो एक साथ 25,000 कुंडी में यज्ञ होगा, महायज्ञ होगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो उसके साथ ही जो कल जनसभा है सेवापुरी में, बढ़ती सेवापुरी में जनसभा भी करेंगे। इसमें 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की आशंका जताई जा रही है। और इस जनसभा में बिल्कुल विक्की डे देखा जाए तो इस दौरे को लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अब पूरा फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी का, या ये कहें सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक या गृह मंत्री तक, सभी का फोकस जो है अब वो काशी में नजर आ रहा है। अयोध्या के बाद अब काशी वासियों को लाभान्वित करने की ओर प्रयास किया जा रहा है। तो सीधा सीधा क्या इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, 3 राज्यों में जो प्रचंड जीत के बाद तो ये अपने आप में बताती है कि बीजेपी कितनी मजबूती से खड़ी हुई है और विपक्ष में कोई चेहरा, कोई टक्कर देने वाला फिलहाल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है। और आने वाले साल में 2024 आगामी 2024 को लोकसभा चुनाव भी आ रहे करीब, तो उसको देखते हुए जो काशी के सांसद है इसकी शुरुआत जो आज यहाँ से शंखनाद करेंगे। काशी से ऐसा माना जा रहा है, उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वाराणसी को चिन्हित किया है, यहीं से वो शंखनाद करेंगे 2024 के चुनाव की। और सबसे बड़ी बात जो है, आपको कल जो जनसभा है उसमें आधी आबादी जो महिला शक्ति वंदन कही जाती है और तमिलनाडु से आए हुए जो महिलाएं हैं उसमें वो भी शिरकत करेंगी, प्रधानमंत्री को सुनेंगी, प्रधानमंत्री को जानेंगी। और ये जो सीधे जो तमिलनाडु और काशी के लोगों को जोड़ने का एक प्रयास है। और सबसे बड़ी बात है कि महिला आदिवासी जो बहुत अहम रोल रखती है, तो इसको भी प्रधानमंत्री जोड़ेंगे और यहीं से शंखनाद करेंगे 2024 के चुनाव की। क्योंकि बाबतपुर एयरपोर्ट से जो उनका रोड शो होना है, बंद गाड़ी में अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिंग मेमोरियल तक आएंगे। इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता है और साथ ही जो काशी की जनता है पुष्प वर्षा करेंगे अपने प्रधानमंत्री और काशी के सांसद का पूरे तरीके से एकदम स्वागत करने के लिए आतुर है। बस अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री के आने का। बिल्कुल, काशी दौरे को लेकर अभी तक अयोध्या को लेकर एक खास देखा जाए, हर एक प्रचार प्रसार के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान आपने विक्की देखा होगा कि किस तरीके से अयोध्या को लेकर फोकस किया गया, या हिंदूवाद का कार्ड, या फिर ये कहा जाए आस्था और धर्म को बखूबी उठाया गया। और अब पूरी तरीके से काशी को विकसित करने के लिहाज से या काशी वासियों की उत्सुकता इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैसे नजर आ रही है? कैसे वहां की जनता
देख रही है, कैसे ले रही है? क्या कुछ उत्साह काशी वासियों में नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में यहाँ पे जीते थे, यहाँ के सांसद बने काशी से, तो यहाँ की जो उसके बाद जो है अब तक जो है 9 सालों में, बीते 9 सालों में 42 बार वो काशी आ चुके हैं। और यही कारण है जो काशी की जनता जो बाहें फैलाए नरेंद्र मोदी के प्रति एक स्नेह रखती है, एक दुलार आशा रखती है कि प्रधानमंत्री उनके आएंगे और काशी के सांसद आएंगे, उनको सौगात देंगे। इसी क्रम में आज भी उनको काशी समेत पूर्वांचल को जो बड़ी सौगात आज भी मिलने वाली है, 4 लेन कह ले, फुलवरिया 4 लेन, जो रेलवे कह ले, स्वास्थ्य सुरक्षा, सभी चीजों पर विशेष ध्यान भी दिया गया है, जिसका आज लोकार्पण और शिलान्यास होना है। तो इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और जो काशी को जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चौराहे पर लाइटिंग लगाई गई है, चौराहों को सजा दिया गया, गुब्बारे से सजाया गया, फूलों से सजाया गया, पूरे तरीके से एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बस अब इंतजार है उनके सांसद के आने का। तो काशीवासी जो है बहुत ही उत्सुक है इसको लेकर कि उनके प्रधानमंत्री आएंगे और वो उनका अभिवादन करेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे। क्योंकि कार्यक्रम प्रधानमंत्री जब भी आते हैं काशी की जनता से उनका एक नाता ऐसा जुड़ा है काशी के लोगों से, तो और दूसरी तरफ जो है जनता भी उसी प्रकार से अपना स्नेह देती है, प्रधानमंत्री को एक परिवार की तरह मानती है। और बिल्कुल, यही कारण है जो पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला विक्की, तो अब मुझे लगता है जनता को मोदी के वादे में गारंटी है और शायद इसीलिए इस लिहाज से देख पा रही है और काफी कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं। सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि अगर विपक्षी पार्टियों का यहाँ पर, राजनीतिक पार्टियों का जिक्र करें तो लगातार चाहे अयोध्या को लेकर हो चाहे काशी को लेकर हो, लगातार निशाना साधती रही हैं विपक्षी पार्टियां। क्या एक जाति विशेष वर्ग को भी यहां पर साधने की कोशिश की जाएगी? काशी दौरे के सहारे क्या 2024 की नैया पार हो जाएगी? बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जातिवाद को लेकर या किसी धर्म को लेकर जो हमेशा एजेंडा रहता है, लोग ऐसा विपक्ष का कहना है कि बीजेपी पार्टी जो है धर्म के आड़ में राजनीति करती, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। काशी वासियों का ये मानना है, उनका कहना है कि जो अध्यात्म की नगरी मानी जाती है काशी, और उन्होंने 2014 में कहा भी था कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और वो कहीं ना कहीं सच होता भी दिखा है। क्योंकि आपको बता दें काशी विश्वनाथ जो एक समय में 5500 स्क्वायर फीट में हुआ करता था, आज 55 लाख स्क्वायर फीट में उसका विस्तारीकरण किया गया है। और आज जो है लाखों श्रद्धालु हर रोज दर्शन करते हैं। और अब जो पूरे साल की बात करें तो करोड़ों, ये आंकड़ा है, करोड़ों में पहुंच गया। और उसी के तर्ज पे जो अब जो है अयोध्या की बारी है। अयोध्या में भी 22 तारीख को, आगामी 22 जनवरी को राम प्रतिष्ठान जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो रामलला भी अपने स्थान पर विराजमान होंगे जो, और इसी के क्रम में जो है काशी से सीधे अयोध्या की कनेक्टिविटी जोड़ने के क्रम में जो है नमो घाट, जो पहला वाराणसी का पहला ऐसा स्मार्ट घाट, जहां से घाट से सीधे 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और काशी वासियों को इन परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। और ये 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलहाल बेहद अहम माना जा रहा है। शुक्रिया विक्की डे इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल तैयारियां चरम पर हैं क्योंकि काफी लंबे अरसे से ये तैयारियां की जा रही थी कि विधानसभा चुनाव, 3 राज्यों में चुनाव फतेह करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा है काशी वाराणसी। काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कई मायनों में फिलहाल ये दौरा अहम माना जा रहा है। जनसभा को संबोधित करेंगे, कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो काशी वासियों में इस दौरे को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। तो अब अयोध्या के बाद पूरी तरीके से काशी को लेकर फोकस नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो स्वरवेद मंदिर जाएंगे जहां पर बेसिकली यहां पर मेडिटेशन किया जाता है और यहां पर भी शामिल होंगे, पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 2 दिवसीय दौरा फिलहाल बेहद अहम, तो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं सूरत, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। आप ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो इस रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें हैं फिलहाल, और काफी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। सूरत से सीधी तस्वीरें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला निकल रहा है और लोगों का हुजूम आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लगा हुआ है। तो रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें। तो यहाँ पर हवाई अड्डे और एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिलहाल ये तस्वीरें रोड शो के दौरान की हैं। तो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए फिलहाल आगे बढ़ते हुए ये काफिला नजर आ रहा है। तो यहाँ पर लोगों का हुजूम, हाथ में झंडे और अभिवादन हाथ हिलाकर करते हुए नजर आए, वो तस्वीरें आपने देखी। तो पूरा काशी एक तरफ नमो नमो में डूब चुका है और दूसरी तरफ ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, ये सूरत की है। रोड शो के दौरान की ये तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ रहा है। तो लोगों की भीड़ देखिए और यहां पर हाथ में झंडे और हाथ हिलाकर लोग अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रशासनिक अमले की सुरक्षा व्यवस्था, लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड्स भी किया हुआ है। रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें हैं। तो सूरत में हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी कि ये जो क्षेत्र है गुजरात का सूरत, ये फिलहाल बेहद अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। वाराणसी से अहम खबर, काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण और आज 17 नवंबर से पवित्र नगरी काशी में शुरू होने जा रहा है। तमिल प्रतिनिधिमंडल का ये पहला जत्था काशी पहुंचा है। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने भव्य स्वागत किया और मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु और हंसराज विश्वकर्मा ने स्वागत किया है। बनारस रेलवे स्टेशन पर अभिभूत दिखे तमिलनाडु से आए ये छात्र और आज प्रधानमंत्री मोदी नमो घाट पर शुभारंभ करेंगे। क्योंकि 2 दिवसीय दौरा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, नमो घाट पर शुभारंभ करेंगे। बनारस रेलवे स्टेशन पर अभिभूत दिखे तमिलनाडु से आए ये छात्र। काशी तमिल संगमम का आज दूसरा चरण है। 17 नवंबर से पवित्र नगरी काशी में ये शुरू होने जा रहा है। शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिल प्रतिनिधिमंडल का ये पहला जत्था जो है वो काशी पहुंचा हुआ है। तो आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने भव्य स्वागत किया। फूलों की माला पहनाकर ये स्वागत किया गया।
बढ़ते आगे, लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों को पत्र लिखा है और संसद में अमर्यादित आचरण पर पत्र भेजा। स्पीकर ने गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा की है। सदन की गरिमा बनाए रखना सांसदों का कर्तव्य है, ये स्पीकर ने इस बात का जिक्र किया है। सदन में हंगामा करना, नारेबाजी करना गलत है, इस बात का भी जिक्र किया गया। सांसदों के अमर्यादित आचरणों से गलत संदेश जाता है, क्योंकि संसद में कार्यवाही के दौरान इस तरीके के वक्तव्य, आरोप प्रत्यारोप सामने आते हैं। उसको लेकर स्पीकर ने इस बात का जिक्र किया। 13 सांसदों का निलंबन खराब है, आचरण की वजह से किया गया। नई संसद भवन में गरिमापूर्ण आचरण करें और सांसदों को खुले पत्र में स्पीकर ओम बिरला ने इस बातों को लेकर, इन सभी बातों को लेकर दुख भी जताया है कि संसद में हो रही अमर्यादित गतिविधियां दुख का कारण है। पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरीके की बहस संसद की कार्यवाही के दौरान होती है या टीका टिप्पणी की जाती है, तो उसको लेकर स्पीकर ने दुख जताया है और अमर्यादित टिप्पणी करने से एक जो संदेश जाता है वो गलत है, इस बात का जिक्र किया है। तो नई संसद में कार्यवाही के दौरान मर्यादित रहें। तो अमर्यादित आचरण पर यह पत्र लिखा है स्पीकर ने और गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा की जाती है। सदन की गरिमा बनाए रखना सांसदों का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। क्योंकि लगातार कई अहम मसलों को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं और इस दौरान कई तरीके के वक्तव्य, आरोप प्रत्यारोप के बीच हो हंगामे में जो सदन की कार्यवाही होती है वो बाधित होती है और ऐसे में हंगामे के बीच इस तरीके की कार्यवाही बाधित होती है, क्योंकि कई अहम मसलों को लेकर जो ये प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो संसद में जाते हैं और सांसदों के बीच सवाल जवाब होते हैं और यहाँ पर जब कार्यवाही बाधित होती है तो इससे आर्थिकी तौर पर भी नुकसान होता है। अमर्यादित गतिविधियों को लेकर यह पत्र लिखा गया है। स्पीकर की तरफ से और मर्यादित आचरण की अपेक्षा की गई है। तो सदन की कार्यवाही के दौरान करीब 13 सांसदों को निलंबित किया गया, उसका भी जिक्र किया गया इस पत्र में और इसे अमर्यादित बताया गया है। तो ये तमाम जो गतिविधियां पिछले एक लंबे अरसे से चल रही हैं और नई सदन में कार्यवाही को लेकर मर्यादित आचरण की अपेक्षा की है स्पीकर ने और इसी के चलते ये पत्र लिखा गया है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा ले। संसद की कार्यवाही के दौरान जिस तरीके से विपक्ष और पक्ष के बीच बहस होती है, हंगामा होता है, नारेबाजी होती है और कई बार इसी कार्यशैली की वजह से जो सदन की कार्यवाही है वो बाधित होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवेश शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अब इसमें स्पीकर ने आपत्ति जताई है और एक पत्र लिखा गया है और सांसदों से मर्यादित माहौल बनाए जाने की अपेक्षा भी की गई है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि संसद में जो 2 लोग घुसे थे और उन्होंने जिस प्रकार से स्मॉक कर दिया था, तो उससे लेकर सुरक्षा को लेकर, जो संसद की सुरक्षा है उसको लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि संसद में भी ये मुद्दा पूरा विपक्ष एकजुट होकर लगातार उठा रहा है और इसमें पहले भी जो है 15 सांसदों के खिलाफ स्पीकर ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन
अब खुद स्पीकर ओम बिरला ने ये कदम उठाया, एक पत्र लिखकर सभी सांसदों से एक अपील के रूप में मैं कहूंगा, या ये कहें कि उनको चेताने की भी कोशिश की है, उनको ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो भी घटना हुई उसको लेकर एक उच्च स्तरीय जो समिति का गठन कर दिया गया है। लेकिन अब इस तरीके का माहौल बनाकर सदन को बार बार स्थगित करना पड़े या उस बात करें उसकी कार्रवाई ना होने देना कहीं ना कहीं सदन के लिए नुकसानदायक है। और इसीलिए साफ तौर पर अपील की गई है कि आप अपनी मर्यादा रखें, सदन को नम्रता पूर्वक चलने, जो भी आपकी शिकायत है या शब्द है उनका अपना एक सीमा रखें और इस प्रकार से सदन की जो कार्रवाई है वो लगातार चलने दें, क्योंकि सदन में जिस प्रकार से सभी लोग बैठे हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो या हंगामा हो तो उससे कहीं ना कहीं देश की छवि को भी नुकसान पहुंचता है। जी बिल्कुल, एक गलत मैसेज जाता है और देश की छवि को नुकसान भी पहुंचता है। लेकिन ये पत्र जो लिखा गया है, क्या जिस तरीके से सदन में सुरक्षा में चूक हुई या सेंधमारी हुई और ये लोग अंदर एंटर कर जाते हैं, इसको लेकर सवाल जवाब किए जाते हैं, क्या इसी बात को लेकर ये पत्र लिखा गया है या फिर अक्सर जो कार्यवाही के दौरान देखने को मिलता है कि पक्ष और विपक्ष के बीच कई तरीके की टीका टिप्पणी होती है और कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है? देखिए, विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, लेकिन मेरा अपना जो अनुमान है वो ये है कि जब से ये घटना घटित हुई है उसके बाद से जो है लगातार 15 सांसदों को जो निष्कासित किया जा चुका है और उसकी संख्या कहीं बढ़ ना जाए, या बात करें अगर इसी तरीके से बार बार निष्कासित करेंगे तो कहीं ना कहीं संसद को जो है खाली हो जाना पड़ेगा। तो उसकी चिंता भी कहीं ना कहीं स्पीकर को जो है सताई है और चिंता सताने की वजह से स्पीकर ने समय रहते ही चेताया और साफ तौर पर ये बता दिया है कि देखिए जो भी घटना घटित हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके लिए उच्च स्तरीय एक समिति का गठन कर दिया है, वो जल्दी उस पर एक रिपोर्ट भी पेश करेगी, संसद को बताएगी कि किस प्रकार से जो भी हुआ उसके पीछे क्या। शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा गया 13 से करीब 15 सांसदों को निलंबित किया गया है और ये एक तरीके का खराब माहौल क्रिएट करता है, इस बात का भी जिक्र स्पीकर ने इस पत्र में किया है और अपेक्षा की है कि एक वातानुकूलित माहौल बनाए रखें और सदन की गरिमा बनाए रखें और उसे समझते हुए, क्योंकि एक सांसद को, एक प्रतिनिधि को चुनकर संसद में इसीलिए भेजा जाता है कि वो उसकी गरिमा को समझते हुए इस कार्यवाही का हिस्सा बने, क्योंकि कई बार जो मामले होते हैं वो अधर में लटक जाते हैं और इस बहस के चलते सदन की कार्यवाही बाधित होती है, स्थगित कर दी जाती है, जिसमें जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उन पर कोई विचार विमर्श और प्रस्ताव निकलकर सामने नहीं आ पाता है। और इसी पर चिंता जताते हुए स्पीकर ने ये पत्र लिखा है। अब इसको लेकर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, आगे सदन की गरिमा क्या वाकई मेंटेन रहेगी, ये फिलहाल देखना होगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर से बड़ी खबर मिल रही है। नागपुर से अहम खबर सामने आ रही है। एक्सप्लोसिव कंपनी में धमाका हुआ है। धमाके में 5 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग जख्मी हुए हैं। यह अहम खबर नागपुर से सामने आ रही है। एक्सप्लोसिव कंपनी में धमाका किस वजह से हुआ, फिलहाल वजह साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। 5 लोगों की इस हादसे में, इस धमाके में मौत हुई है और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो संख्या निकलकर सामने आ रही है, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पैकिंग के दौरान ये धमाका हुआ है। एक्सप्लोसिव नाम से ये कंपनी है जिसमें पैकिंग के दौरान ये धमाका हुआ। नागपुर से खबर। पैकिंग करने के दौरान यह धमाका हुआ जिसमें 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो जाती है और 4 लोग जख्मी हुए हैं। नागपुर से यह अहम खबर सामने आ रही है। एक्सप्लोसिव नाम की एक कंपनी है जिसमें धमाका हुआ है और 5 लोग इस धमाके का शिकार, 4 लोग जख्मी हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है।
और इसी खबर पर नागपुर से जितेंद्र संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट इस घटना को लेकर? अभी नागपुर में जो बाजार गांव का जो इलाका है, उस इलाका में एक बड़ा स्फोट हो चुका है। जो सोलर एक्सप्लोजन की कंपनी थी उसमें स्फोट हो चुका है। उसमें अभी तक ऐसी बताया जा रहा है कि 9 लोगों की जान अभी तक गई है। और जिस इस स्फोट की जो जानकारी मिली तब अग्निशामक दल की सभी गाड़ियां, सभी जो स्फोट की जो घटना हो चुके उस घटनास्थल पर गई है और आगे की सभी कार्रवाई चालू है। जितेंद्र, क्या वजह रही, क्या लापरवाही रही जिसके चलते पैकिंग के दौरान ये धमाका हो जाता है? जो कंपनी में जो स्फोट हो चुका है कि पैकिंग, वो कंपनी कास्ट बूस्टिंग प्लास्टिक पैकिंग की कंपनी थी, उसमें स्फोट हो चुका है। और क्या वजह मालूम नहीं, लेकिन जो जख्मी लोग हैं उनको तुरंत कई लोगों को लगभग कितने लोग जख्मी बताए जा रहे हैं इस हादसे में? अभी तक 5 लोग जख्मी बताए जा रहा है और 9 लोगों की जान गई है। क्या ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है? यस, वो आंकड़ा बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा आशंका बताई जा रही है। शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी तक जो खबर सामने आ रही थी कि 5 लोग इस हादसे में मौत हुई है, 5 लोगों की, और 4 लोग घायल हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 9 लोगों की जान जा चुकी है अब तक इस हादसे में, इस विस्फोट के दौरान, और करीब 5 लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया है, इलाज जारी है। तो पैकिंग के दौरान ये धमाका हुआ। एक्सप्लोसिव नागपुर में ये कंपनी है जहां पर ये कर्मचारी इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे और काम करने वाले कर्मचारी पैकिंग कर रहे थे। पैकिंग के दौरान ही ये धमाका होता है और इस धमाके की जद में आ जाते हैं। करीब 9 लोगों की जान चली गई है अब तक जो खबर सामने आ रही है, और 5 लोग जो जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। खबर जयपुर से है। आपको बता दें जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फ्लैग ऑफ किया और इस दौरान उन्होंने हजारों धावकों को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि युवाओं को स्वस्थ और उत्साहित रहकर देश में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेना चाहिए और ये मैराथन रन फॉर जीरो हंगर की महत्वपूर्ण उद्देश्य से हो रही है। और इस आयोजन में 12,000 से अधिक धावकों को एकजुट किया गया है और इसमें करीब 1 लाख से अधिक जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और हम सभी को मिलकर इस संकल्पना को साकार करना होगा। मैराथन में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की कूल रन और 5 किलोमीटर की ड्रीम रन कैटेगरी में धावकों ने दौड़ पूरी कर फिटनेस और एकजुटता का संदेश दिया है। इस अवसर पर वेदांता समूह और आयोजन से जुड़ी प्रिया अग्रवाल, हेब्बर, आकर्ष हेब्बर और डॉक्टर स्टीव मूर, अरुण मिश्रा और डॉक्टर मनोज सोनी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। तो जयपुर की यह तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई इस मैराथन को और वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का यहां पर फ्लैग किया गया। रन फॉर जीरो हंगर थीम पर यह मैराथन आयोजित किया गया था। सुनील शर्मा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं राजस्थान से। सुनील, ये हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, क्या कुछ खास रहा इस दौरान?
जी मैं बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है सुबह 7 बजे यहाँ पे पहुंचे थे और जो मैराथन को फ्लैग ऑफ किया। फ्लैग ऑफ करने के बाद उन्होंने बताया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भारत संकल्प की परिदृश्य है कि स्वस्थ भारत के तहत ही ये मैराथन का आयोजन किया गया। और उन्होंने आह्वान भी किया है कि युवाओं से कि स्वस्थ रहे, स्वस्थ जीवन ही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। जी बिल्कुल, फिटनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बेहद अहम रहा मैराथन, और जिस तरीके से जिस थीम के साथ इसे आयोजित किया गया, लगभग कितने लोगों ने हिस्सेदारी ली? मैं बताना चाहूंगा कि लगभग इसमें 12,000 से अधिक धावक एकजुट हुए थे और इसमें लगभग 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन थी और 10 किलोमीटर की फुल रन और 5 किलोमीटर की ड्रीम रन कैटेगरी में धावकों ने दौड़ पूरी कर फिटनेस में एकजुटता का संदेश दिया। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रन फॉर जीरो हंगर थीम पर इसे आयोजित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि स्वस्थ भारत के लिहाज से, फिटनेस के लिहाज से ये बेहद अहम रहा मैराथन। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों को लेकर निर्देश दिया है। रैन बसेरों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया और कि इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं प्रशासनिक स्तर पर। तो अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है क्योंकि ठंड का शुरुआती दौर दिसंबर का महीना है और इसको लेकर ये हिदायत दी गई कि रैन बसेरों का आयोजन किया जाए। लेकिन फिलहाल जो सड़क के किनारे खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं, वो अभी भी फिलहाल खुले आसमान में सोते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर इस निर्देश का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो रैन बसेरों में साफ सफाई के लिए भी सख्त हिदायत दी गई है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों को लेकर ये निर्देशित किया है कि जो सड़क किनारे खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं, उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया जाए और साफ सफाई की उचित व्यवस्था की जाए। तो ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरे की व्यवस्था और रैन बसेरों में साफ सफाई की व्यवस्था, तो बेहतरीन इंतजाम होनी चाहिए। लेकिन असल मायने में जो प्रशासनिक स्तर की अगर बात करें तो इन निर्देशों का पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इन निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए ये प्रशासनिक आला अधिकारी नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, इटावा से अहम खबर, चाय के ढाबे में अनियंत्रित होकर जा घुसा ट्रक। हादसे में चाय की दुकान पर बैठे 6 लोग दबे हैं। मौके पर 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। मृतकों को अभी भी कोई पहचान शिनाख्त नहीं हो पाई है। ट्रक और दुकान के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी है। मनिकापुर मोड़ के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान में जा घुसा, वहां पर बैठे लोग इस हादसे का शिकार हुए। तो फिलहाल रेस्क्यू जारी है। घटनास्थल पर प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो जख्मी हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है। कि 10-10:15 के आसपास ये सूचना मिली थी कि एक ट्राला है, बड़ा सा ट्राला है जो कि एक छोटा सा ढाबा है और उसके आसपास जो भी झोपड़ियाँ थी उसमें घुस गया है। और ये आप देख रहे होंगे कानपुर की तरफ से जो रोड जा रहा है दिल्ली की तरफ, उसी में हुआ है NH2 पर। और इसमें 3 लोग अभी तक की जो सूचना है, 3 लोग दब के उनकी मृत्यु हो गई है और 3 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। इनका इलाज जारी है और अच्छा से इलाज कराया जा रहा है उसको।
और आपको देखेंगे कि ट्राला कब्जे में है। झारखंड नंबर की गाड़ी है, ये संभवतः दिल्ली जा रही थी। एक झारखंड 02 का रजिस्टर्ड नंबर का डंपर है, एक ट्रक है जो मानिकपुर मोड़ के पास यहाँ पर एक निकट में जो ढाबा था उसमें आके टकरा गया, जिसमें 3 लोगों के मृतक और 3 लोग इंजर्ड, उन लोगों को भी हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। अभी तक की ये स्थिति है। जो इंजर्ड थे उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। तीनों बॉडी जो डेड वो रिकवर हो गई हैं, को यहाँ मौके से हटवा दिया गया है। इसके बाद अभी जब डिटेल में जांच होगी तो ये पता चलेगा कि आगे का प्रकरण क्या था। प्रमोद, इसी खबर पर संवाददाता इटावा से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या जानकारी, लगभग कितने लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे में? जी, आपको जिस तरीके से पूरी देर रात का जो मामला है, इटावा के थाना एकदल क्षेत्र से मानिकपुर मोड़ का जो हादसा हुआ था, जहां पर एक ट्रक जो कानपुर से झारखंड जा रहा था, तभी अचानक एक ढाबे में जा घुसा, जहां पर उसमें करीब 6 से ऊपर लोगों के चपेट में आ गए, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो जाती है और एक जिला अस्पताल में पहुंचने के दौरान मौत होती है। जबकि जैसे ही इसकी सूचना इटावा के जिलाधिकारी और एसएसपी को मिली तो तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्होंने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और जो मृतक के जो नाम अभी प्रकाश में आए हैं वो जहां तक कि झारखंड के अभी बताए जा रहे हैं। फिलहाल ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा हुआ है। जो ट्रक चालक है वो क्या नशे की हालत में था जिसकी वजह से ये ट्रक अनियंत्रित हुआ और ये हादसा हो गया? जहाँ तक की बात की जाए तो ड्राइवर ने जो का कहना है तो उसको हल्का सा झोंका आने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और उसी के चलते एक ढाबे में जा घुसा है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए प्रमोद। देखा जाए तो इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और जो लोग जख्मी हैं उन्हें फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है। बढ़ते आगे, एटा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और एसओजी टीम के बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इस मुठभेड़ के दौरान दोनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 4 अवैध तमंचे, 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। 4,60,000 नकदी समेत 2 बाइक बरामद की गई। तो 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। दोनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तो इनके पास से 4 अवैध तमंचे और 8 कारतूस बरामद की गई हैं। 4,60,000 नकदी समेत 2 बाइक भी बरामद की गई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। आज मुखबिर सूचना पे कोतवाली नगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं और उनका नाम जुल्फिकार और नौशाद है, जो क्रमशः बागपत और मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं तथा इनके 2 साथी और गिरफ्तार हुए हैं, नौशाद और रुशाद, जो भी बागपत के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से कुल 4,60,000 रुपये, 4 तमंचे, 8 खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए और 2 बिना नंबर की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनके द्वारा प्रथम दृष्टया जनपद में कुल 5 घटनाओं को स्वीकार किया गया है। बढ़ते आगे, मेरठ से आपको खबर बता दें, आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। दारोगा को कार में डालकर अपहरण करने का भी प्रयास किया गया। किसी तरह सिपाहियों ने दारोगा को भीड़ से बचाया। आरोपी माजिद पिस्टल से फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। जानलेवा हमले के आरोपी को पकड़ने गए थे ये चौकी प्रभारी। पुलिस ने माजिद सहित 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। थाना सरूरपुर क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। कस्बा हर्रा का ये मामला सामने आ रहा है। तो पिस्टल से फायरिंग कर आरोपी माजिद बताया जा रहा है, जो कि मौके से फरार हो गया। जानलेवा हमले के आरोपी को
पकड़ने के लिए ये चौकी प्रभारी पहुंचे हुए थे। पुलिस ने माजिद सहित 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। थाना सरूरपुर की ये घटना बताई जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। एटा से अहम खबर। 4 साल की मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 13 साल के आरोपी ने बच्ची का रेप किया है। पीड़िता परिजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। मासूम को मेडिकल के लिए भेजा गया है। भाई के साथ खेत में बकरी चरा रही थी ये मासूम और बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी फिलहाल मौके से फरार बताया जा रहा है। मलावन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किशोर से पूछताछ जारी है। थाना मलावन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 13 साल के किशोर ने 4 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल मासूम को मेडिकल के लिए भेजा गया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। इस किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। आज सायंकाल थाना मनावल पुलिस को सूचना मिली कि एक 4-4.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में है। मौके पर पहुंचकर इसकी गंभीरता से जांच की गई और इसमें जो अभियुक्त है वो भी बाल अपचारी है। उसे नियमानुसार बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा रक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा इसमें सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ लाइव न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।